अगर आपके पास कैश की कमी है और आपको पैसों की ज़रूरत है तो अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करना लॉजिकल बात लग सकती है। आखिरकार ये आपका पैसा है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिडेम्पशन सबसे अच्छा तरीका ना हो। उदाहरण के लिए मान लें कि ये 2020 का अप्रैल था जब सभी इक्विटी पोर्टफोलियो में 30% की गिरावट आई थी। वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिडीम करने का वास्तव में बुरा समय होता, लेकिन आपको वास्तव में पैसों की ज़रूरत है। इसीलिए अगला विकल्प जो ज़्यादातर लोग तलाशेंगे वह होगा पर्सनल लोन लेना या अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट को यूज़ करना। लेकिन क्या हो अगर तीसरा विकल्प हो, एक विकल्प जिसके लिए आपको अपने फंड्स को लिक्विडेट या रिडीम करने की ज़रूरत नहीं, एक विकल्प जो आपसे केवल आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैसों पर ब्याज लेता है, एक विकल्प जो सिक्योरिटीज़ पर आपके द्वारा कमाए गए किसी भी गेन को बनाए रखने की अनुमति देता है, और एक विकल्प जो आपको पर्सनल लोन के कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर करता है। जी हाँ, हम म्यूचुअल फंड्स पर लोन के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इसकी कई डिटेल्स देखेंगे, जिसमें इसकी एलिजिबिलिटी, लोन लिमिट, एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे एक्सेस करें, इंटरेस्ट रेट्स और बहुत कुछ शामिल है। ऐसा कहने के साथ चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड पर लोन लेने का प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड है और इसे 3 स्टेप्स में सम अप किया जा सकता है। स्टेप 1, सभी लोन्स की तरह ये आपकी एलिजिबल लोन लिमिट का अनुमान लगाने के साथ शुरू होता है, जो आपके म्यूचुअल फंड कॉर्पस के आधार पर तय की जाती है। दूसरा स्टेप वो है जहां आप अपनी यूनिट्स को लोन प्रोवाइडर के फेवर में गिरवी रखते हैं, जो फिर सिस्टम में उन यूनिट्स पर एक लियन या लीगल क्लेम सेटअप करता है। और फाइनल स्टेप वो है जहां लियन सेटअप के बाद आपको एक लोन दिया जाता है, जो NEFT के जरिए आपके खाते में ट्रांसफ़र हो सकता है, या जो कई बैंक अभी कर रहे हैं, ये एक ओवरड्राफ्ट लिमिट के रूप में भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में समझे तो बैंक या NBFC जो आपको लोन देता है, आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सिक्योरिटी के रूप में रख लेते हैं और इसे तब तक अपने पास रखते हैं जब तक आप लोन चुका नहीं देते। और अगर आप लोन चुकाने में नाकाम रहते हैं तो लोन प्रोवाइडर अपने पैसे की वसूली के लिए इन यूनिट्स को बेचने का अधिकार रखता है। तो शायद ये इस बारे में काफ़ी है कि म्यूचुअल फंड के एवज में लोन कैसे काम करता है। और अब हमारे पास बेसिक स्केच है। आइए कुछ और रंग भरते हैं और लोन एलिजिबिलिटी की समझ के साथ शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसों के साथ 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन फाइनल डिसबर्समेंट हमेशा लोन प्रोवाइडर द्वारा डिफाइंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के मामले में ज़्यादातर बैंक्स केवल इंडिविजुअल्स को अप्लाई करने देते हैं, लेकिन डेट फंड्स के लिए न केवल इंडिविजुअल्स बल्कि पार्टनरशिप्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप और यहाँ तक कि कंपनियाँ भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटीज़ पर लोन ऑफर करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक जैसे पॉपुलर बैंक्स सभी इस प्रोडक्ट की पेशकश करते हैं, जैसा कि बजाज फिनसर्व, टाटा कैपिटल और फुलरटन इंडिया जैसे बड़े NBFC करते हैं। भले ही इंस्टीट्यूशंस की एक वाइड चॉइस उपलब्ध है, लेकिन किन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को लोन के लिए स्वीकार किया जाएगा, इसके लिए एक बहुत ही नैरोअर चॉइस मौजूद है। मेरा मतलब ये है कि बैंकों और NBFC के पास अक्सर अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्कीम की एक लिस्ट होती है और केवल उन्हीं स्कीम्स के बिहाफ में लोन दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ICICI बैंक और HDFC बैंक केवल उन्हीं स्कीम्स को एक्सेप्ट करते हैं जो AMC कैम्स के साथ रजिस्टर्ड हैं। यानी अगर आपके पास एक्सिस म्यूचुअल फंड या मिरे एसेट या मोतीलाल ओसवाल या निपॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, तो ये दोनों बैंक आपको उन खास यूनिट्स पर लोन नहीं दे पाएंगे। संयोग से भारतीय स्टेट बैंक
के पास अप्रूव्ड स्कीम का एक छोटा यूनिवर्स है और ये केवल एसबीआई म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट लोन देता है। इनफैक्ट इस सिंगल एएमसी विंडो के अंदर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड लिस्ट में कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स शामिल नहीं हैं, स्पेशली एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो हर बैंक, हर एनबीएफसी की अपनी शर्तें और अप्रूव्ड स्कीम है, इसलिए अप्लाई करते वक्त आपको एक से अधिक इंस्टीट्यूशंस से संपर्क करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। इतना बताने के बाद एक गतिविधि ऐसी है जिसके लिए आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और न ही कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये गतिविधि आपको इन्वेस्टमेंट्स के मैनेजमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपके पास ईटी मनी ऐप है तो आप 1000 से अधिक डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की कंपेयरिंग, ट्रैकिंग और इनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अगर ये नॉलेज आप चाहते हैं तो ईटी मनी ऐप पर लर्न सेक्शन को एक्सेस करना न भूलें, जहां हम अपने सबसे अधिक पढ़े गए ब्लॉग्स और हमारे सबसे अधिक देखे गए वीडियोस दिखाते हैं। तो इसे इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लोन की दी जा सकने वाली राशि लार्जली 2 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। एक, म्यूचुअल फंड किस प्रकार का है, और दूसरा, लोन प्रोवाइडर की इंटरनल पॉलिसीज। डिपेंडिंग ऑन द स्कीम टाइप, सभी इंस्टीट्यूशंस डेट और इक्विटी फंड पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं। इसलिए डेट फंड के लिए ज़्यादातर बैंक्स और एनबीएफसी नेट एसेट वैल्यू के 80% तक की लोन लिमिट देते हैं। हालांकि ये प्रतिशत इक्विटी फंड के लिए बहुत कम है, जहां लोन की लिमिट आमतौर पर 50% के आसपास होती है। इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 5 लाख के डेट फंड और 10 लाख के इक्विटी फंड है, तो 5 लाख का 80% प्लस 10 लाख का 50% लोन लिमिट होगा, जो कि 9 लाख की मैक्सिमम लोन लिमिट बैठता है। लेकिन ये परसेंटेज बैंक की इंटरनल अंडरराइटिंग और प्रिंसिपल पॉलिसीज़ के आधार पर अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक्सिस बैंक डेट फंड के लिए 85% और इक्विटी फंड के लिए 60% की हायर लिमिट ऑफर करता है। ये इंटरनल पॉलिसीज़ लोन अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट का भी निर्धारण करती हैं, और यहाँ भी अलग अलग लोन प्रोवाइडर्स की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए, आईसीआईसीआई बैंक मैक्सिमम 20 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करता है, जबकि एनबीएफसी इससे कहीं अधिक दे सकता है, जैसे कि फुलरटन इंडिया का मामला। ये एनबीएफसी 5 करोड़ रुपए तक के लोन की पेशकश करता है, और आदित्य बिरला फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इससे भी आगे जा सकते हैं और 10 करोड़ रुपए तक की लोन लिमिट की पेशकश कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की लोन लिमिट्स पर एक प्रकार का डुअल स्ट्रक्चर है, और इक्विटी फंड की एवज के अधिकतम 20 लाख रुपए की पेशकश करता है। लेकिन अगर आप डेट फंड्स पर लोन लेते हैं तो बैंक 5 करोड़ रुपए तक की लोन लिमिट ऑफर कर सकता है। तो मुझे यकीन है कि आप इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोन प्रोवाइडर्स के पास अलग अलग एलटीवी, अलग अलग अप्रूव्ड स्कीम्स, अलग अलग लोन लिमिट है, जिसका अर्थ है एक कंज्यूमर के रूप में आपको ये देखने के लिए थोड़ा इधर उधर भागना पड़ सकता है कि कौन सा ऑफर आपके लिए सबसे अच्छा है। आमतौर पर जब आप लोन लेते हैं, मान लीजिए पर्सनल लोन, तो लोन देने वाले इंस्टीट्यूशन या तो लोन अमाउंट आपको बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देगा, या फिर आपको एक चेक जारी करेगा जिसे आप बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड पर लोन के मामले में लोन देने वाला बैंक ज़्यादातर मामलों में आपके खाते में न ही कोई पैसा ट्रांसफ़र करेगा और न ही चेक देगा। इसके बजाय बैंक आपके लिए एक करंट अकाउंट खोलेगा और उस खाते में एक ओवरड्राफ्ट लिमिट अलॉट करेगा, जिसका मतलब है अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं या इसे इस करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप 4 लाख इक्विटी म्यूचुअल फंड गिरवी रखते हैं, जिसका मतलब है कि बैंक एसेट वैल्यू लॉजिक के 50% के आधार पर 2 लाख की लोन लिमिट की पेशकश करेगा, और ये 2 लाख
अब आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट है और आप इस राशि तक उधार ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको फिलहाल 2 लाख की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो अब यहाँ इस ओवरड्राफ्ट अरेंजमेंट की खूबसूरती सामने आती है, क्योंकि अगर आप केवल 1 लाख रुपए उधार लेते हैं और बैंक आपके द्वारा निकाले गए सिर्फ 1 लाख पर ब्याज लेगा, न कि 2 लाख की पूरी ओवरड्राफ्ट लिमिट पर। ये म्यूचुअल फंड फैसिलिटीज़ पर लोन के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, जो आपको ओवरड्राफ्ट खाते का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके ब्याज शुल्क को सबसे कम रखने की इजाज़त देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज आपने एक बिजनेस एक्सपेंस के लिए करंट अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले और फिर 4 दिनों बाद आपको एक ग्राहक से 1 लाख रुपए मिल गए, जिसे आपने फिर अपने करंट अकाउंट में जमा कर दिया। इस तरह आपकी ओडी लिमिट वापस 2 लाख तक चली गई। अब चूंकि आपने केवल 1 लाख रुपए का इस्तेमाल किया है और ये भी केवल 4 दिनों के लिए, तो ब्याज केवल 1 लाख पर केवल 4 दिनों के लिए लिया जाएगा, जो ओडी खाते में 2 लाख का पर्सनल लोन लेने की तुलना में एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट बनाता है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है और गिरवी रखे गए फंड का एनएवी कम हो जाता है, तो ओडी लिमिट का क्या होता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। तो चलिए अपने उदाहरण पर वापस चलते हैं, जहां हमने 4 लाख इक्विटी फंड गिरवी रखे थे, जिसके एवज में हमें 2 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली थी। तो मान लीजिए कि शेयर बाजारों में डीप करेक्शन हुआ है और इक्विटी फंड की वैल्यू 3 लाख तक गिर गई है। इसका मतलब है कि काल्पनिक ओडी की लिमिट अब 2 लाख नहीं होगी, बल्कि 1.5 लाख पर आ जाएगी। ऐसे में बैंक कर्जदार को 2 विकल्प देगा। विकल्प 1 वो है जहां बैंक ओडी सीमा को घटाकर 1.5 लाख कर देता है, या विकल्प 2 जिसमें कर्जदार एनएवी को वापस 4 लाख तक ले जाने के लिए अतिरिक्त 1 लाख रुपए मूल्य की म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिरवी रखकर 2 लाख की ओडी लिमिट को बरकरार रख सकता है। ये फिर एक और संबंधित सवाल की ओर ले जाता है, जो इस तरह है, क्या होगा अगर ये व्यक्ति पहले ही 1,80,000 रुपए उधार ले चुका हो? इस मामले में बैंक कर्जदार को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 30,000 रुपए के अंतर का भुगतान करने के लिए कहेगा, और अगर कर्जदार व्यक्ति इस अंतर राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो बैंक बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचने के साथ आगे बढ़ेगा। ज़्यादातर बैंक्स वक्त वक्त पर इस बात की जांच करते हैं कि फंड मूल्य ऑफर की गई ओडी लिमिट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, और उनमें से अधिकांश बैंक इस प्रैक्टिस को सप्ताह में 1 बार करते हैं। म्यूचुअल फंड पर लोन के लिए आवेदन करना सरल भी हो सकता है और जटिल भी। जटिल अप्रोच ओल्ड स्कूल ऑफलाइन मेथड है, जिसके लिए आवेदकों को ज़रूरत होती है किसी बैंक या एजेंट से संपर्क करने की, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ आदि जैसे केवाईसी दस्तावेज जमा करने की, म्यूचुअल फंड होल्डिंग स्टेटमेंट सबमिट करने की, एक प्लेज फॉर्म साइन करने की, और कुछ मामलों में इनकम प्रूफ जैसे फॉर्म 16, आईटीआर आदि जमा करने की। इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में भी थोड़ा समय लगता है, फिर उन्हें वेरीफाई करना, इन्हें अंडरराइट्स को भेजना, फिर लोन प्रोसेसिंग टीम को भेजना, जो इसे रजिस्टर के साथ लीन मार्किंग आदि के लिए ले जाती है। दूसरी ओर लोन के लिए आवेदन करने और इसे प्राप्त करने का तेज़ और आसान तरीका निश्चित रूप से इसे ऑनलाइन तरीके से करना है। कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ने पहले ही कैम्स जैसे रजिस्ट्रार के साथ अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लिया है। इसका अर्थ है कि स्पेसिफिक स्कीम को लेकर लीन की मार्किंग अब सेकंड्स का काम है। इसीलिए यदि आप एक बैंक के ग्राहक हैं और यदि उस बैंक में म्यूचुअल फंड पर लोन लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया में घटित होने वाले अधिकांश चरणों को छोड़ सकते हैं और लगभग कुछ दिनों के अंदर ओवरड्राफ्ट लिमिट प्राप्त कर सकते हैं। लोन प्रोवाइडर या तो आपके लोन अमाउंट पर या आपके ओडी खाते में इस्तेमाल किए गए हिस्से पर ब्याज दर वसूलते हैं। ये ब्याज दर पर्सनल लोन के ब्याज दर से लगभग हमेशा कम होती है
और ये समझ में आता है क्योंकि म्यूचुअल फंड की एवज में लोन कोलैटरल द्वारा समर्थित होते हैं, जो कि एमएफ यूनिट होती है, जिन्हें आपने लोन प्रोवाइडर के साथ गिरवी रखा है। बैंक कई वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरें वसूलते हैं। वैसे तो दर अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर 10 से 12% की वार्षिक ब्याज दर की उम्मीद की जा सकती है। इनफैक्ट यहाँ विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स की ब्याज दरों की एक लिस्ट है, जिसे हमारी टीम ने मल्टीपल सोर्सेस से कंपाइल किया है। ये दरें बिना किसी सूचना के बदलाव के अधीन हैं, इसलिए कृपया इन आंकड़ों की दोबारा जांच कर लें। यहाँ हम आपको एक अंदाजे के लिए इन्हें बता रहे हैं। ये भी याद रखें, ये ब्याज दरें परमानेंटली फिक्स्ड नहीं हैं और हाई कंपटीशन को देखते हुए बेहतर दरों के लिए लोन प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत करना न भूलें। उदाहरण के लिए, हमारी रिसर्च से पता चलता है कि अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले डेट म्यूचुअल फंड पर लियन ड्रॉ किया गया है, तो कुछ लोन प्रोवाइडर इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोन प्रोवाइडर्स आपको कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकते हैं अगर आप उनसे डेट म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन के लिए अप्लाई करें। ऐसा नहीं है, जो इंटरेस्ट रेट एडवर्टाइज किया गया है वही आपको मिलेगा। आपको नेगोशिएशन करना होगा और अपने लिए बेस्ट डील हासिल करने की कोशिश करनी होगी। इंटरेस्ट रेट्स के अलावा कुछ अदर चार्जेस भी हैं जो बोरोवर को बेयर करने पड़ते हैं। अगर आपने पहले किसी बैंक के साथ काम किया है तो इससे आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब बैंकों में आमतौर पर 3 तरह के चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले एक प्रोसेसिंग फीस है, दूसरा एनुअल मेंटेनेंस फीस और तीसरा एक रिन्यूअल चार्ज। कुछ और मामूली चार्जेस हैं, लेकिन ये 3 बड़े हैं। उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई बैंक 3,500 रुपये की लोन प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी और 2,500 रुपये का रिन्यूअल चार्ज प्लस जीएसटी लेता है। एसबीआई प्रोसेसिंग फीस के तौर पर लोन अमाउंट का 0.75% चार्ज करता है, जो मिनिमम 1,000 रुपये प्लस जीएसटी है। इसी तरह एचडीएफसी बैंक के पास चार्जेस का अपना शेड्यूल है, जिसमें एक डिजिटल और नॉन डिजिटल कंपोनेंट होता है। इसीलिए एक्विजिशन के तरीके के आधार पर अलग अलग चार्ज होते हैं। चार्जेस की अपडेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट के लिए कृपया बैंक या एनबीएफसी की वेबसाइट पर जाएं और उनकी कस्टमर सर्विस टीम से चार्जेस की एक कॉपी मांगें। मार्केटिंग कॉपी कुछ भी कहे, लोन लेना और कई मामलों में लेंडर के बारे में फैसला करना आसान काम नहीं है। इसीलिए अगर हम इसे एक चेकलिस्ट में डालते हैं तो यहाँ 10 पॉइंट हैं जिन पर किसी को म्यूचुअल फंड के एवज में लोन लेते वक्त विचार करने की ज़रूरत है। 1. लोन देने वाले किस इंस्टीट्यूशन से संपर्क करें। 2. क्या आपके पास HUF पार्टनरशिप या कंपनी जैसी कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। 3. दिए जाने वाले मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है। 4. म्यूचुअल फंड स्कीम्स की अप्रूव्ड लिस्ट कौन सी है। 5. इक्विटी और डेट स्कीम्स के लिए प्रस्तावित NAV का प्रतिशत। 6. क्या लोन प्रोवाइडर ओवरड्राफ्ट प्रदान करता है या फिर रेगुलर लोन प्रदान करते हैं। 7. ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एप्लीकेशन। 8. लोन डिसबर्समेंट की स्पीड, जितनी तेज उतनी ही बेहतर। 9. लोन की ब्याज दर और अंत में पॉइंट 10 जो सर्विस चार्ज के इर्द गिर्द घूमता है। अगर आप अपने विचारों को इन 10 पॉइंट्स के आसपास व्यवस्थित करते हैं तो हमें वास्तव में कोई कारण नहीं दिखता कि आपको म्यूचुअल फंड पर लोन के मामले में एक अमेजिंग डील ना मिले। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार दिखाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.